आदमखोर बाघ। आज भी जब मैं इस शब्द सुनता हूँ तो मुझे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का महान गांव याद आ जाता है। मुझे याद आ जाते हैं वो लम्हे जब मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक आदमखोर बाघ के आगे खड़ा था। हम जब भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाया करते थे तो ठेला या ढिकुली के रिजॉर्ट्स में रुका करते थे। ढिकुली की सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए मैंने महान गांव का बोर्ड तो कई बार देखा था, पर उस गांव की तरफ कभी मेरा जाना नहीं हुआ था। सन 2022 में जब मैं एक दिन सुबह अखबार पढ़ रहा था तो मुझे मालूम हुआ ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे मोहान गांव में कुछ बाघ आदमखोर हो गए हैं। ये बाघ इंसानों पर हमला कर रहे थे। ये बात बेहद विचलित कर देने वाली थी, क्योंकि बाघ एक शर्मीला जानवर है और इंसान से दूरी बनाए रखना ही सही समझता है। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या किसी और जंगल की सफारी पे गए होंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझते होंगे। जब आप बाघ को ढूंढ रहे होते हैं तो उसे ढूंढना कितना मुश्किल होता है और इंसान की आहट भर से वो बाघ जंगल की तरफ और गहराई में चला जाता है। फिर ये बाघ आखिर क्यों इंसानों पर हमला कर रहे थे? क्या कारण था कि ये बाघ इंसानों की बस्ती में आके इंसानों को ले जा रहे थे? यही कुछ सवाल थे मेरे मन में जिन्होंने मुझे आकर्षित किया मोहान गांव की तरफ जाके उन लोगों से बात करने के लिए जो इस खौफ के साए में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। हमने ढिकली स्थित अपने रिजॉर्ट में चेक इन किया और जल्दी सो जाने का फैसला लिया। हम सुबह सुबह उठकर मोहान की तरफ जाना चाहते थे। सुबह हुई और हम मोहान की तरफ चल दिए। मोहान की तरफ जाते हुए बीच में पड़ता है धनगढ़ी नाला। धनगढ़ी नाले से पहले हमने अपने उल्टे हाथ पर एक सरकार द्वारा लगाया हुआ बोर्ड देखा। उस बोर्ड को देखकर हमारे होश उड़ गए। सरकार ने उस बोर्ड पे लिखा था कि सूर्यास्त के बाद इन रास्तों पे उतरना सख्त मना है। इन इलाकों में आजकल आदमखोर बाघ का आतंक देखा जा रहा है। ये बोर्ड पढ़कर जैसे हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। हालांकि हमने अखबार में तो पढ़ा था कि मोहान में आदमखोर बाघ का आतंक है, पर खुद उस इलाके में जाना और उस बोर्ड पे ऐसी चेतावनी पढ़ना रोमांचित कर देने के साथ साथ आपको डरा भी देता है। हमने ये सब कहानियां जिम कॉर्बेट साहब की किताबों में तो पढ़ी थी, पर मोहान गांव ने हमारा स्वागत किया था बेहद रोमांचक चेतावनी से। जैसे अब हम उन कहानियों का पात्र बन चुके थे। तब हम ये नहीं जानते थे कि हम वाकई ही एक ऐसी कहानी का पात्र बनने वाले हैं जो इतिहास में मोहान के आदमखोर बाघ के नाम से एक दूसरा अध्याय लिखने वाली थी। हमारे सफर में रोमांच भर चुका था। मैं नहीं जानता था कि धनगढ़ी नाले से मोहान गांव कितनी दूर है। कुछ दूर आगे चले तो दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। कुछ दूर आगे चलने पर एक तरफ आई खाई, जिसके नीचे कुछ जंगली जानवर हमें चलते नजर आए। ध्यान से देखा तो पता लगा कि वो कुछ स्पॉटेड डियर का झुंड था जो नीचे घास चर रहे थे। दूसरी तरफ गहरा जंगल था और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां थी। तभी अचानक एक तेज काकड़ की अलार्म कॉल ने हमारी गाड़ी को जैसे रोक दिया। सर्दी के दिन थे, शीशे चढ़े हुए थे। मैं नहीं जानता कि चलती गाड़ी में सर्दी के दिनों में चढ़े हुए शीशों के बावजूद मुझे उस काकड़ की अलार्म कॉल कैसे सुनाई दी, पर यह अलार्म कॉल हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैंने गाड़ी को रोक दिया और इंतजार करने लगा उस जानवर के बाहर आने का जिसके लिए यह अलार्म कॉल हुई थी। वो काकड़ लगातार हमारे उल्टे हाथ की ओर से बोल रहा था। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे उसने कोई तेंदुआ या बाघ देख लिया हो। कुछ देर तक वो बोलता रहा और हम उस सड़क पर खड़े रहे, पर कुछ भी सड़क पर नहीं आया। जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने एक तरफ देखा कि एक रास्ता नीचे की ओर जाता है जो शायद नदी और उस खाई की तरफ जाता था जहां मैंने कुछ देर पहले हिरणों को चरते हुए देखा था। दूसरी तरफ कुछ पहाड़ी के टीले थे। ये जगह देखकर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बाघ इस इलाके में नहीं आता होगा और यहाँ शायद तेंदुए ज़्यादा पाए जाते होंगे। ये मेरा मानना था कि जिन इलाकों में पहाड़ियाँ या टीले पाए जाते हैं वहाँ बाघ रहना पसंद नहीं करते। हम कुछ देर और वहाँ खड़े रहे। देखते ही देखते उस काकड़ ने बोलना बंद कर दिया। तभी अचानक ध्यान दिया तो सड़क की एक तरफ कुछ हिरण आकर खड़े हो गए थे। उन हिरणों को देखकर मैं बेहद खुश हुआ और मैंने अपना कैमरा निकाला और मैं उनकी तस्वीरें खींचने लगा। तस्वीरें खींचते खींचते कुछ देर हो गई थी। एक हिरण का बच्चा था जो अपनी माँ से जैसे नोक झोंक कर रहा था। इस प्रकरण ने मुझे आकर्षित किया और मैं उन माँ और हिरण के बच्चे की तस्वीरें लेने लगा। हम ये भूल चुके थे कि इस रास्ते पर कुछ देर पहले अलार्म कॉल हो रही थी। मैं तस्वीरें लेने में मस्त था कि तभी समर ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से मुझे झंझोड़ दिया। वो सड़क की तरफ इशारा कर रही थी।
मैंने जैसे ही सर अपने सीधे हाथ की तरफ घुमाया तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। मेरी गाड़ी के खुले शीशे के बराबर में एक बेहद विशाल बाघ खड़ा था। वो बाघ मेरी ओर देख रहा था। वो बाघ मुझसे इतनी करीब था कि अगर मैं कुछ इंच आगे बढ़ जाता तो शायद उस बाघ का सर मेरे सर से टकरा जाता। वो बाघ मुझसे इतनी करीब था कि एक उंगली भर की दूरी से मैं उस बाघ को छू जाता, पर भला जंगल में बाघ को छूने की जुर्रत कौन कर सकता है। ये वो इलाका था जहां से आदमखोर बाघ न जाने कितने लोगों को उठा कर ले गया था। जाने कितने लोगों को एक आदमखोर बाघ अपनाने वाला बना चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस बाघ और मेरे बीच में जैसे कुछ आ गया था। ध्यान दिया तो समझ आया कि समर ने चुपचाप उस बाघ और मेरे बीच में गाड़ी के शीशे को ऊपर की ओर चढ़ा दिया था। शीशा ऊपर चढ़ते ही मुझे जैसे होश आया। मैं ये समझ गया था कि ये बाघ कोई आम बाघ नहीं है। इस बाघ का हमारी गाड़ी के इतने करीब आना एक आम घटना नहीं थी। मैं उस बाघ को कुछ देर देखता रहा, फिर तभी अचानक वो बाघ हमारी गाड़ी को छोड़ आगे जंगल की तरफ चलने लगा। जब वो बाघ गाड़ी से कुछ दूर गया तो मुझे उसके विशाल रूप का अंदाजा हुआ। मुझे समझ आया कि बाघ बेहद विशाल है और ये एक छोटी गाय जितना बड़ा है। वो बाघ देखते ही देखते उस खाई की तरफ चला गया जहां कुछ देर पहले हमने हिरणों को चरते हुए देखा था। नीचे खाई का जंगल जैसे अचानक जिंदा हो गया था। लंगूर, सांबर, स्पॉटेड डियर और काकड़ सभी बोल रहे थे, जैसे बता रहे हों कि जंगल का राजा अब नीचे की ओर आ गया है। हम इन सब चीजों को देखकर बेहद हैरान थे। जो हमने मोहान के बारे में सुना था, अखबारों में पढ़ा था, असल हालात इससे ज्यादा गंभीर थे। कुछ ही दिन बाद खबर आई कि मोहान का आदमखोर बाघ उसी सड़क से एक व्यक्ति को उठाकर जंगल की तरफ ले गया और फिर उसको अपनाने वाला बनाया, जिस सड़क पर उस बाघ से हमारा आमना सामना हुआ था। हालांकि ये पहली बार था जब हमने उस आदमखोर बाघ को देखा था, पर आने वाले कुछ समय में हम इस आदमखोर बाघ को बहुत बार देखने वाले थे। ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें